आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पे। फिलिस्तीनी बच्चों के दिल में हजारों सवाल, जानकर लोगों के उड़ जाएंगे होश। दिल्ली के अशोक विहार पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ख्वातीनों को सौंपी स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबी। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर पलटवार। केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम आज से शुरू, मुल्क भर में निकाली जाएंगी रैलियां। अजमेर दरगाह में पीएम मोदी ने भेजी चादर, किरण रिजिजू चादर लेकर जाएंगे ख्वाजा गरीब नवाज। री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार बंद, पप्पू यादव के हिमायती पटरियों पर लेटे। संभल एमपी जियाउर रहमान बर्ग को बिजली महकमे का नोटिस, 4 जनवरी तक जवाब नहीं देने पर वसूला जाएगा 1 करोड़ 91 लाख। साबिक पीएम मनमोहन सिंह की याद में रखा गया अखंड पाठ में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। जलगांव एकता तंजीम ने रखी बड़ी मांगे, कहा पलादी में तशद्दुद में मुतासरीन की भरपाई हो। दुनिया भर में लोग नए साल के आगाज पर जहां अपने लिए कुछ मकसद और अहदाफ तय करते हैं, वहीं अपनी कुछ ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनके पूरे होने की उम्मीद भी करते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा वक्त से बदतरीन इजरायली जारहियत का सामना करने वाले गजा के बच्चों ने भी नए साल के लिए कुछ मासूमाना ख्वाहिशात का इजहार किया है। उधर इजराइल के गजा में और हमले जारी हैं, तो हमास भी अपनी तंजीम में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में कुछ बच्चे अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाला एक बच्चा जो अपने खेमे के बाहर बैठा है, वो कह रहा है कि अल्लाह अब इन खेमों में ना रहना पड़े और अपने घर वापस जा सके। अपने हाथों में एक खाली बर्तन लिए एक बच्चा कहता है कि उसे खाने के लिए अब और फलाही इदारों पर न रहना पड़े। बारिश से बचने के लिए छतरी उठाए और एक गीली जमीन पर नंगे पैर खड़ी एक मासूम बच्ची ने कहा कि अल्लाह इस साल जूते मिल जाए। एक और बच्चे ने कहा कि उसे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है और वो चाहता है कि इस साल में वो अपने स्कूल लौट सके। बारिश के पानी से घिरे अपने खेमे के बाहर खड़े 3 मासूम बच्चों ने गजा में जारी बारिश रुकने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि खेमा पानी में ना डूबे। और एक फिलिस्तीनी बच्चे ने कहा कि इस साल केन में पानी भर कर न लाना पड़े और पानी जरूरत के मुताबिक मिलने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक और मासूम बच्चे ने कहा कि गैस के फराहमी होने लगे ताकि लकड़ियां जमा करके ना लानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक और मासूम बच्चे ने जंग के खत्म होने की ख्वाहिश का इजहार किया जिससे वो अपने घर वापस जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची ने कहा कि उसके वालिद उसके पास आ जाएं जो इस जंग में शहीद हो चुके हैं। ख्याल रहे कि गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17,400 बच्चे भी शामिल हैं। उधर इजराइल अभी भी गजा में नस्लकुशी जारी रखे हुए है, तो ईरान हिमायत याफ्ता तंजीम हूती भी इजराइल पर हमले जारी रखे हुए है। अभी ताज़ा मामले में हूतियों ने यमन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसे रोकने की कोशिश में बैतुल मकदस के अतराफ में जोरदार धमाके सुने गए। हूती लगातार खबरदार कर रहे हैं कि वो इजराइल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू का कहना है कि हूती ईरान हिमायत याफ्ता अब अकेले ग्रुप हैं जिसे इजराइल की ताकत का अंदाजा नहीं है। उधर जराये के मुताबिक हमास भी इन दिनों नए लड़ाके अपनी तंजीम में भर्ती कर रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल हमें खत्म नहीं कर सकता। जराये ने कहा कि हमास को खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। जराये ने यह भी कहा है कि तंजीम गजा की पट्टी में खुद को बहाल करने की पूरी सलाहियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के अशोक विहार के रामलीला मैदान में मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कई सरकारी स्कीमों की शुरुआत की और पीएम मोदी ने खास तौर पर जेलर वाला बाग में बनी झुग्गियों में रह रहे खानदानों को फ्लैट की चाबी सौंपी। बता दें यहाँ 1675 फ्लैट्स की तामीर की गई है। जिस जगह पर ही पहले झुग्गियां हुआ करती थी वहीं फ्लैट्स बनाए गए हैं और इन फ्लैट्स को स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 2 शहरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया है। उन्होंने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में GPRA टाइप 2 के साथ द्वारका में CBSE के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया है।
पीएम मोदी ने वर्चुअली नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की संग बुनियाद भी रखी। दिल्ली के लोगों को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, साल 2025 हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कई उम्मीदें लेकर आया है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाकर हमारा सफर इस साल और तेज होने वाला है। आज हिंदुस्तान दुनिया में सियासी और इस्तेकादी इस्तेकाम की अलामत बन चुका है। हिंदुस्तान का ये किरदार 2025 में मजीद मजबूत होगा। दिल्ली में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। वहीं इसी के जवाब में दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली के लोगों की भारी बहुमत से मिली हुकूमत को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, सुनिए। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू हो गई है। बताते चले कि ये मुहिम 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाए पैदाइश मध्य प्रदेश के महू में खत्म होगी। इस मुहिम को 27 दिसंबर से शुरू होना था। साल 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगावी सेशन के 100 साल पूरे होने पर 26 और 27 दिसंबर को पार्टी ने स्पेशल सेशन रखा था। तय तारीख पर सेशन शुरू हो गया था, लेकिन साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद शाम को सेशन मंसूख कर दिया गया। साथ ही मुहिम की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। बताते चले कि इस मुहिम के बारे में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि महात्मा गांधी की विरासत और आइन को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और रियासत में रैलियां की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर मुहिम 26 जनवरी के बाद भी जारी रह सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी अक़लियती मामलों के वजीर किरण रिजिजू को एक चादर सौंपी है। ये पाक चादर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। किरण रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में चादर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने चादर भेजी है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर उनकी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। अजमेर के गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया है। बताते चले कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजी है। मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर और पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर जाएंगे, जहां वो ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की चादर चढ़ाएंगे। किरण रिजिजू चादर लेकर हजरत निजामुद्दीन दरगाह भी गए। इस दौरान बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कारकुनान भी उनके साथ रहे। मरकजी अक़लियती उमूर किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सद्भाव का, एकता का और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सब पंथ धर्म को आदर, इसको हम लेकर अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपना एक संदेश भेजा है जो हमारे माननीय मंत्री
किरण रिजिजू जी वहाँ पढ़ेंगे, उनके दिए हुए चादर को वहाँ पेश करेंगे और पूरे विश्व की शांति की हम वहाँ दुआ मांगेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 70वीं बीपीएससी के इम्तिहान को मंसूख करके फिर से इम्तिहान मुनक्किद करने की मांग को लेकर उम्मीदवार पटना में लगातार धरने पर बैठे हैं। उम्मीदवारों के साथ जाने माने टीचर खान सर, रहमान सर भी धरने पर बैठे हैं। उम्मीदवारों की हिमायत में पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर आज पूरे बिहार में देखने को मिला। पप्पू यादव के सपोर्टर्स ने पटना के सेक्रेटरिएट हाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन को रोका। तिरंगा झंडे के साथ पहुंचे इन सपोर्टर्स ने हाथ में बैनर लेकर बीपीएससी री एग्जाम की मांग की। वहीं भारी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी मौके पर देखी गई, जो इन एहतजाज करने वाले तलबा को हटाने की कोशिश कर रही थी। बीपीएससी कैंडिडेट के सपोर्ट में पप्पू यादव ने जुम्मे को यानी कि आज बिहार बंद का ऐलान किया था। सड़क और रेल मार्ग पर ट्रैफिक में खलल डालने की बात भी की गई थी, जिसे देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भारी तादाद में पुलिस वालों की भी तैनाती की गई। पप्पू यादव के सपोर्टर्स झंडा और बैनर सब लेकर सेक्रेटरिएट हाट पर पहुंच गए। एहतजाज करने वाले नौजवान ट्रेन को रोककर एहतजाज करने लगे और ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी भी करने लगे। कुछ नौजवानों ने पटरी पर सोकर अपनी मुखालिफत का इजहार किया। इस दौरान तैनात पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को हटाने की हर कोशिश की और कई नौजवानों को जबरन पटरी से हटाया भी गया। इसके बाद भी एहतजाज करने वाले री एग्जाम की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। इधर पटना में जनसुराज के लीडर प्रशांत किशोर तलबा के साथ अनशन पर बैठे हैं। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। पटना पुलिस और इंतजामिया ने प्रशांत किशोर को एहतजाज से हटाने की वार्निंग दी। बिना इजाजत प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि तलबा का ये एहतजाज क्या नया मोड़ लाता है। समाजवादी पार्टी के लीडर जियाउर रहमान वर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। अब उनकी संबल तशद्दुद के मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जियाउर रहमान की मुश्किलें भी दूसरे मामले में बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जियाउर रहमान वर्क के घर पर गैर कानूनी तामीर के मामले में उन्हें नोटिस थमाया गया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान के दीपासराय इलाके में जो घर है उस पर ये नोटिस भेजा गया है। ये तीसरी बार है कि जब जियाउर रहमान वर्क को किसी मामले में नोटिस भेजा गया है। घर के गैर कानूनी तामीर को लेकर जारी इस नोटिस के बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। उन्हें इस नोटिस का जवाब देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तौर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में उनकी रिहाइशगाह पर अखंड पाठ रखा गया, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर सोनिया गांधी समेत कई बड़े लीडरों ने शिरकत की और डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराजे अकीदत पेश किया। बताते चले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के अलावा साबिक नायब सदर हामिद अंसारी समेत कई बड़े लीडर शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी यादें हमेशा सबके दिलों में रहेंगी और उनकी सादगी, सरलता और आदर्श हमेशा सबको मुतासिर करते रहेंगे। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पिछले महीने 26 दिसंबर को इंतकाल हो गया था और उनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को निगमबोध घाट में की गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव के पलाधी में 31 दिसंबर की रात हुए तशद्दुद में कई लोगों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जलगांव जिला एकता तंजीम ने जलगांव के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को मेमोरेंडम सौंपा है। महाराष्ट्र के जलगांव के पलाधी में 31 दिसंबर की रात वजीर गुलावराव पाटिल के सपोर्टर्स और मकामी लोगों के बीच गाड़ी के हॉर्न बजाने से तशद्दुद पेश आया था। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी थी। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। बताते चले कि तशद्दुद में कई दुकानों और गाड़ियों को लेकर काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसे लेकर जलगांव एकता तंजीम ने इस हादसों की कड़ी मुखालिफत की और जलगांव के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को मेमोरेंडम पेश किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पालदी तशद्दुद में मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाए और मुलजिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान जलगांव एकता तंजीम के सदर फारूक शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तो हमने आज जो कुछ मांगे की है उसमें सबसे पहले ये है कि इस चीज में ये जो 31/12 को जो घटना घटी है जिसमें मुस्लिम समाज के 11 दुकानों को टारगेट किया गया है और 6 वाहनों को टारगेट किया गया है। स्पेसिफिक दूर दूर से एरिया के दुकानों को टारगेट करके उनको जलाया गया, लूटा गया
बाकायदा संगनमत करके पूर्व नियोजित कट रच के उसको रचा गया। इसलिए उनके जो गुनहगार है उन पे सजा उनको होनी चाहिए, उन पे मौका लगना चाहिए, उनको तड़ीपार करना चाहिए और जिनका जिनका नुकसान हुआ है वो पूरी नुकसान की रकम कायदेशीर रीत्या उन गुनहगारों से लेनी चाहिए जिन्होंने ये नुकसान किया। एफआईआर में अगर 50,00,000 का नुकसान बताया है तो वो 2 से 3 कोटी का नुकसान है। इसलिए हर एक फर्द को 25 लाख रुपए इमीडिएट नुकसान भरपाई देना चाहिए। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। वे हिंदुस्तानी ख्वातीन की हॉकी टीम की कप्तान हैं। बता दें कि 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये अवार्ड मिलेगा। झारखंड की बेटी इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन सलीमा टेटे को हुकूमत ने अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं और उनका गांव बड़की छापर है। उनके वालिद का नाम सुलक्षण टेटे है, वो भी मकामी सतह पर हॉकी खेलते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद सलीमा ने सिमडेगा से हिंदुस्तानी हॉकी टीम तक का सफर तय किया है। उनके इस जद्दोजहद में उनके खानदान वालों ने उनका खूब साथ दिया है। इसी के बदौलत आज वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा रही हैं। बताते चले कि सलीमा टेटे के साथ मुल्क के कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी नौजवान और खेल वजारत ने 2 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024 का ऐलान करके दी है। सभी विनर्स को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद खास प्रोग्राम की तकरीब में एजाज से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ के पोते की शादी में कई मुल्क और विदेश के करीब 700 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। इसमें हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल भी शामिल हुए। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ के पोते की शादी में कई हिंदुस्तानी मेहमानों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन की हो रही हैं। हिंदुस्तानी बिजनेसमैन अपने खानदान के साथ स्पेशल फ्लाइट से हिंदुस्तान से सीधे लाहौर पहुंचे और नवाज शरीफ के पोते के निकाह में शामिल हुए। बताते चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर ने जुमेरात को ये जानकारी दी है। मेहमानों की हिफाजत को लेकर नवाज शरीफ के घर के बाहर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस नफरी तैनात किया गया था और इसके अलावा कई स्पेशल टीम भी नजर रख रही थी। JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर जिंदर और जिंदर खानदान के नवाज शरीफ के खानदान के साथ मजबूत रिश्ते हैं। बिहार के किशनगंज जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO ने CBSE से रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में उर्दू जबान की क्लासेस शुरू करने वाले अपने हुक्म को वापस ले लिया है। बता दें DEO नासिर हुसैन ने इस हवाले में बीते साल यानी कि 30 दिसंबर को एक फरमान जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का हुक्म दिया था। DEO के इस हुक्म के बाद किशनगंज से लेकर पटना तक सियासी बहस छिड़ गई। बीजेपी और उनके सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस, बजरंग दल और दीगर हिंदुवादी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तालीम का इस्लामीकरण बताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की थी। अब DEO ने फिरका परस्त ताकतों के दबाव में आकर 72 घंटों बाद अपने हुक्म को कैंसिल कर दिया। दरअसल हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि दिशा की एक मीटिंग में किशनगंज के कांग्रेस MLA इजराहुल हुसैन और लोकसभा मेंबर डॉक्टर जावेद आजाद ने जिले के प्राइवेट स्कूलों में उर्दू जबान की पढ़ाई न होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद DEO ने सभी प्राइवेट स्कूलों को एक लेटर जारी किया और उर्दू पढ़ाई का इंतजाम करने के इंस्ट्रक्शन दिए थे। लेटर में यह भी कहा गया था कि ये कदम जिले की अक़लियती अक्सरियत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में कोर्ट कमिश्नर ने 2 जनवरी को मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पेश की। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बंद लिफाफे में करीब 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने में देरी हुई है। बताते चले कि ये मसला उस अर्जी से जुड़ा है जिसमें शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। ये पिटीशन 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद मस्जिद का सर्वे किया गया था। ये दावा कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी और हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों ने किया था। अदालत ने उसी दिन एडवोकेट रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर किया था और सर्वे करने के हुक्म दिए थे। कोर्ट कमिश्नर ने उसी दिन आला अफसरान की मौजूदगी में मस्जिद का
सर्वे किया। हालांकि इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने 24 नवंबर को फिर से शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का फैसला लिया और इस बार उनके साथ जिले के डीएम और एसपी समेत कई आला अफसर भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान तशद्दुद भड़क गया जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।